हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम रेड आई टीवी सीरीज के सीजन 1 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीजन की कहानी की शुरुआत बीजिंग चाइना के एक क्लब से शुरू होती है, जहां पर डॉक्टर मैथ्यू क्लब के बाउंसर से अपनी जान बचाकर जब अपनी कार को लेकर भाग जाते हैं तो खून और नशे में होने की वजह से वो अपनी कार का कंट्रोल खोते हुए फिर खुद को कार से बाहर निकालने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब 15 घंटे बाद वो लंदन के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो 2 पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकते हुए अपने साथ ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं तो उन्हें जहां पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है जो कि चाइना में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके आ रहा है। फिर उसके सामानों और उसकी तलाशी लेने पर जब उन्हें उसकी चोट दिखती है तो वो उनके बिना पूछे हुए ही बता देता है कि उसको ये चोट बीजिंग के एक क्लब में बाउंसर से हाथापाई करते हुए लगी है। तो जब पुलिस उसे बताती है कि वो जिस कार में उनसे भागने की कोशिश कर रहा था उसी कार में सैन जाओ की लाश मिली है, तो जब मैथ्यू हैरान और परेशान होते हुए उन्हें बताता है कि उसने उसका खून नहीं किया है बल्कि उसे फंसाया जा रहा है, तो वो लोग जहाँ उसकी बातों पे विश्वास न करते हुए उससे जहाँ उन नामों को लिखने को बोलते हैं जिनसे सैन जाओ कॉन्फ्रेंस में थी। वहीं दूसरी तरफ जब MI5 की डायरेक्टर मैडलिन डेलेनी को इस केस के बारे में पता चलता है तो चाइना के एक मिनिस्टर टैंक से बातचीत करते हुए उसे मालूम चलता है कि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस सेक्रेटरी इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि वो लोग जहां मैथ्यू को अरेस्ट करके चाइना वापस भेजेंगे, वहीं उनके 4 साथियों को भी इस केस पे गवाही देने के लिए चाइना भेजा जाएगा। जिसके बाद DCI साइमन DC हैना ली को अपने पास बुलाकर मैथ्यू को जहां सही सलामत चाइना पहुंचाने का टास्क देता है। तो जब हैना एयरपोर्ट के डिटेंशन रूम में पहुंचती है तो मैथ्यू जहां वापस भेजे जाने की वजह से पुलिस वालों से बहस कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसके दोस्त लंदन पहुंचते हैं तो उन्हें जहां रुकने को कहकर जब बताया जाता है कि उन्हें एक मर्डर के सिलसिले में चाइना वापस जाकर गवाही देनी पड़ेगी, तो क्रिस जहां 10 घंटे फ्लाइट में बिताने की वजह से उनकी बात को ना मानकर जब प्लेन को छोड़कर पार्किंग एरिया में पहुंचता है तो कुछ लोग जहां उसे अगवा कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हैना मैथ्यू को अपने साथ ले जाकर जब एयरपोर्ट स्टाफ को ट्रांसफर पेपर दिखा रही होती है तो मैथ्यू जहां मिलर को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो वेटिंग एरिया में पहुंचता है तो वो सभी को रिकॉर्डिंग करने को बोलकर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे उस जोन में चाइना भेजने की कोशिश कर रही है जो उसने किया भी नहीं है। लेकिन फोर्स के आने की वजह से मैथ्यू जहां अपने आप को सरेंडर कर देता है, वहीं हैना उसके ऊपर गुस्सा करने के बाद जब उसे प्लेन के अंदर लेके जाती है तो वो जहां अपने साथियों को देखकर चौंक जाता है। वहीं इसी समय फ्लाइट अटेंडेंट टिफनी किसी से अपना बैग बदल जहां प्लेन के अंदर आकर उसको जहां स्टाफ केबिन में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ फॉक एयरपोर्ट स्टाफ का भेष बदलकर सामान को रखने के बहाने जहां प्लेन के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सभी पैसेंजर एक एक करके प्लेन के अंदर आने लगते हैं तो एयर मार्शल टोनी चैंग अपनी सीट पे बैठने के बाद मैथ्यू को घूरने लगता है। जिसके बाद जब सभी लोग प्लेन के अंदर आ जाते हैं तो कैप्टन चैन और को पायलट वू सभी को इन्फॉर्म करते हुए प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं। जिसके बाद जब प्लेन अपने स्टेबल एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है तो फॉक्स जहाँ अपनी पहली चाल चलते हुए मैथ्यू के वेजिटेरियन खाने में जहाँ कुछ मिलाकर चला जाता है। वहीं टिफनी जब मैथ्यू को खाना सर्व करती है तो डेनियल भी जब वेजिटेरियन खाने की डिमांड करता है तो टिफनी उसे बताती है कि उनके पास अब वेजिटेरियन खाना नहीं है। तो मैथ्यू जहाँ उनकी बात को सुनकर और भूख न लगने की वजह से जहाँ अपने खाने को उसे देने को बोलता है, लेकिन जब डेनियल को खाना खाते वक्त उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो जहाँ बाथरूम के अंदर जाकर अपनी खांसी को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर निकलते समय जब वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है तो
हैना को ना चाहते हुए भी अकेला मेडिसिन डॉक्टर होने की वजह से मैथ्यू को जहाँ अपने बंधन से आजाद करना पड़ता है। तो मैथ्यू को चेक करने पर जब एहसास होता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो एक पैसेंजर से जीटीएन स्प्रे लेने के बाद जब उसको दे देता है तो थोड़ी देर के लिए जहाँ उसकी कंडीशन ठीक होती है, लेकिन जब डेनियल की सांसें बंद होने लगती हैं तो वो सीपीआर देने के बाद जब उसे शॉक देने की कोशिश करता है तो उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आता है। लेकिन जब मैथ्यू को इस बात से शक होने लगता है कि सारी चीजें सही करने के बाद भी उसकी मौत हो गई है, तो जब वो डेनियल के सामान को चेक करते हुए उसकी नजर खाने के ऊपर जाती है तो उसे और हैना को अंदाजा हो जाता है कि कोई उसका काम तमाम करना चाहता था। तो हैना जब कैप्टन से बातचीत करते हुए प्लेन को वापस मोड़ने को बोलती है तो वो जहाँ उसकी बात को मना कर देते हैं। वहीं मैथ्यू हैना को रोकने के बावजूद भी जब कैप्टन के पास पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो जहाँ उसकी भी बात को नहीं मानते हैं। लेकिन हैना इस हरकत की वजह से जहाँ मैथ्यू को उसके सीट से लॉक कर देती है। वहीं जब जेन खाने को नीचे रखकर डेनियल की सीट को साफ कर रहा होता है तो आंटी की डॉगी उनके गोद से उतरकर खाने को चख लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब डेनियल की मौत की न्यूज MI5 को मिलती है तो रूथ हैना को कॉल करते हुए जहां उससे डेनियल के बारे में पूछताछ करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब स्टीवन एम्बर से अपनी टांग सीधी करने को कहकर मैथ्यू के बगल से गुजरता है तो मैथ्यू जब उससे बातचीत करते हुए या उसकी मदद मांगते हुए जब उसके मोबाइल को मांगता है तो स्टीवन जहाँ अपने मोबाइल को लेकर उससे जहाँ दूर चला जाता है। वहीं हैना जब रूथ के सवालों का जवाब देती है तो उसे जब मैथ्यू की बातें सच लगने लगती हैं तो वो जहाँ साइमन को कॉल करके डेनियल के मौत के बारे में बताने के बाद जहाँ उससे उसका मेडिकल रिकॉर्ड मांगती है। तो जब डेनियल उसे कुछ देर बाद मेडिकल रिकॉर्ड भेजता है तो उसे किसी भी तरह की दिल की बीमारी नहीं होती है, जिसके बाद वो मैथ्यू से बातचीत करते हुए समझ जाती है कि उसके खाने में जहर मिलाया गया था। लेकिन तभी जब डॉगी की हार्ट बीट भी बंद हो जाती है तो हैना जब उनके पास जाकर उनसे जानने की कोशिश करती है कि क्या उसने डिनर के खाने को खाया था। तो रेन जब उसे कंफर्म करता है तो हैना जहाँ कैप्टन से मिलने का फिर से फैसला करती है। लेकिन जैसे ही हैना अपने कदम को आगे बढ़ाती है, फॉक्स के अगली चाल की वजह से जहाँ प्लेन में हलचल होने लगती है। वहीं टिफनी जब कुछ सामान को रखने के लिए नीचे जाती है तो उसे जहाँ स्टीवन गिरा पड़ा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो कॉकपिट से नीचे जाकर छानबीन करता है तो उसे जहाँ एयरलॉन कंट्रोल स्विच ऑफ मिलता है। तो उसके ऑन करने के साथ ही जब प्लेन फिर से स्टेबल हो जाता है तो टिफनी के इन्फॉर्म करने की वजह से जब ट्रेन अपने कलीग को इस बारे में बता रहा होता है तो एम्बर और हैना को जहाँ उसके बारे में पता चल जाता है। एम्बर जहाँ अपने पति के मरने की वजह से अपना कंट्रोल खो देती है। वहीं कैप्टन चैन वहां पे पहुंचने के बाद एम्बर को जहाँ समझा बुझाकर उसे जहाँ अपनी सीट पे वापस पहुंचा देते हैं। वहीं हैना के क्राइम सीन का हवाला देने के बावजूद भी कैप्टन चैन जहाँ उसकी बात को न मानते हुए उसकी बॉडी को जहाँ एक केबिन में रख देते हैं। वहीं हैना जब फिर से प्लेन को मोड़ने को बोलती है तो वो जहाँ उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस कंपार्टमेंट को जहाँ लॉक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हैना की बहन जेस को, जो कि एक प्राइवेट रिपोर्टर है, उसे हैना और मैथ्यू के बारे में मालूम चलता है तो वो जहाँ इस नई खबर पे काम करते हुए साइमन के पास पहुंचकर जहाँ इस केस के बारे में उससे पूछताछ करने लगती है। वहीं हैना जब उसे दूसरी मौत के बारे में मैसेज करती है तो साइमन के कंप्यूटर में लॉगिन होने की वजह से जेस को जहाँ उसके बारे में पता चल जाता है। तो साइमन जब किसी काम से बाहर जाता है तो वो जहाँ उस मैसेज को रीड करके उसे मोबाइल में कैप्चर करने के बाद जहाँ चुपचाप निकल जाती है। फिर जब कैफे में बैठकर छानबीन करते हुए जब कंपनी के बारे में मालूम चलता है तो कंपनी के एड्रेस को ढूंढने के बाद वो जहाँ उस जगह पे जाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ जब मैडलिन को हैना से दूसरी मौत के बारे में मालूम चलता है तो वो जहाँ शक होने की वजह से मैथ्यू को ले जाकर जहाँ चेक कराने को बोलती है। तो हैना जब अटेंडेंट से डोर कोड को लेकर उस जगह पे पहुंचते हैं तो उन्हें जहाँ दरवाजा पहले से ही खुला हुआ मिलता है। तो दरवाजे को खोलने के बाद जैसे ही हैना की नजर टॉनी के बंदूक के ऊपर जाती है तो
जिसके बाद जब टोनी उसे अपना बैज दिखाता है तो उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने केट और उसको झगड़ते हुए सुना था। तो मैथ्यू जब उनके कहने पर बॉडी को चेक करता है तो पता चलता है कि गिरने से पहले उसके हाथों को बांधा गया था। वहीं इसी बीच जब केट एम्बर को सांत्वना देने के लिए जाती है तो एम्बर जहां अफेयर की वजह से उसके ऊपर गुस्सा करते हुए जहां उससे भिड़ जाती है, वहीं जब उनको इस बारे में पता चलता है तो वो लोग जहां उसे रोकने के लिए चले जाते हैं, वहीं मैथ्यू इस मौके का फायदा उठाते हुए स्टीवन के मोबाइल को चोरी कर लेता है। फिर दोनों को एक दूसरे से दूर करने के बाद जब केट से पूछताछ करते हैं तो हैना को जहाँ अंदाजा हो जाता है कि इस खून में उसका कोई हाथ नहीं है, जिसके बाद वो मैथ्यू के पास पहुंचकर स्टीवन की चोट की फोटो खींचने के बाद मैडलिन को कॉल करके जहाँ इस बारे में बता देती है। वहीं जब वो मैथ्यू के साथ ऊपर पहुंचती है तो एम्बर स्टीवन के पास जाने की जिद करने लगती है तो टोनी जहाँ उसे भेजने का फैसला करता है। वहीं जब जेस हैना को कॉल करके मैथ्यू के केस के बारे में जानने की कोशिश करती है तो हैना जहाँ उसके पिछली बार के कांड की वजह से उसे जहाँ कुछ भी बताने से मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पीएम के कहने की वजह से जॉन टेनेंट MI5 का पूरा कंट्रोल जहाँ अपने हाथ में ले लेता है। वहीं ऊपर जब टोनी और हैना किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं कि आखिर ये कत्ल किस लिए हो रहे हैं, तो वो मैथ्यू के पास जाकर उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। तो मैथ्यू उन्हें बताता है कि ये कॉन्फ्रेंस 3 रात पहले हुई थी, जहां पर उसने सबसे पहले सैन जाओ को विटनेस किया था, जिसके बाद क्रिस ने उसे मिलाया था क्योंकि वो सर जॉर्ज की दोस्त थी। लेकिन जब बातचीत करते हुए उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन एम्बर और स्टीवन के आने की वजह से जहाँ उसे उससे मिलना पड़ता है, वहीं उसकी नज़र जब फिर से उसके ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ पार्टी को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो सबसे गुड बाय करके अपने होटल के लिए निकल रहा होता है तो वो उसकी कार में बैठकर उससे बातचीत करते हुए उसे क्लब ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद जब वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो उसके साथी जहाँ आकर उससे बहस करते हुए फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन चोट लगने की वजह से और डर की वजह से उसकी कार जब टकरा जाती है तो वो अपने होटल में जाकर जहाँ पहले अपना इलाज करता है। फिर जब वो लंदन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सैन जाओ मारी गई है। तो जब हाना उसे सर जॉर्ज के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो वर्ल्ड पेसिफिक मेडिसिन का मालिक है। तो हैना जब केट से बातचीत करने के लिए मुड़ती है तो वो जहाँ अपने सीट से गायब होती है। तो हैना जहाँ उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं मैथ्यू के कहने पर टोनी भी उसे छोड़कर एम्बर को देखने के लिए चला जाता है। वहीं हैना जब केट को ढूंढने के बाद उससे पूछताछ करने लगती है तो उसे उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं चलता है। लेकिन टोनी वहाँ पे आकर एम्बर की लाश मिलने की वजह से उसे गिरफ्तार करते हुए जहाँ सीट पर जबरदस्ती बांध देता है। वहीं टिप्पणी जब मैथ्यू को लेकर नीचे पहुँचती है तो मैथ्यू जब उसे चेक करने के बाद पैनिक करने लगता है तो हैना जहाँ उसे काम डाउन करते हुए समझाती है कि उसे अब उसके ऊपर भरोसा है। वो मानती है कि उसे फंसाया जा रहा है। तो मैथ्यू को जहाँ उसकी बातों से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। वहीं हैना के कहने पर जब वो बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे भी सेम तरीके से मारा गया है। लेकिन जब उसे उंगलियां टूटी हुई मिलती हैं तो हैना के कहने पर जब वो स्टीवन को चेक करता है तो उसकी भी उंगलियां टूटी हुई होती हैं। लेकिन तभी टोनी आकर जब मैथ्यू की हथकड़ियां खुली हुई देखता है तो उसके भड़कने पर जब वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो जहाँ उनकी किसी भी बात पे विश्वास न करते हुए उन्हें यहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेस वर्ल्ड पेसिफिक मेडिसिन के ऑफिस पहुंचती है तो वो जहाँ उसे बंद मिलता है तो वो थोड़ी दूर पर रुककर जब उस कंपनी के बारे में छानबीन करने लगती है तो उसे जहाँ सर जॉर्ज के बारे में मालूम चल जाता है। तो जब अपने डेटाबेस में उसके एड्रेस को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है तो कुछ गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे आकर वर्ल्ड पेसिफिक मेडिसिन की ऑफिस को खाली करने लग जाते हैं। वहीं जब जेस एड्रेस को ढूंढने के बाद उसकी नजर उनके ऊपर पड़ती है तो जेस जहाँ उनको वीडियो में कैप्चर करते हुए ये जान जाती है कि वो लोग उसके
ऑफिस को खाली कर रहे हैं। लेकिन जब एक ऑफिसर की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो जेस जहाँ वहाँ से भागकर अपनी जान को बचाती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ हैना मैडलिन को कॉल करके एम्बर की मौत और टूटी उंगलियों के बारे में बताती है, तभी उन्हें क्रिस के बारे में पता चलता है कि क्रिस ना ही अपने घर पे पहुंचा है, ना ही उसकी कार एयरपोर्ट से टच से मस हुई है। वहीं इधर जब टॉनी से थोड़ी बहुत बहस करने के बाद वो लोग केट से पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो वो जहाँ अपनी सीट से गायब होती है। तो सभी लोग जहाँ अलग अलग होकर उसे चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं। वहीं इधर जब पेटलिन को वीडियो फुटेज देखते हुए सैन झाओ के ऊपर शक होने लगता है तो यहाँ सभी से मिलते हुए फिजिकली टच करने की वजह से वो जहाँ उसे एक विक्टिम की तरह ना ट्रीट करते हुए एक अपराधी की तरह ट्रीट करते हुए उसके बारे में सब कुछ पता करने को बोलती है। वहीं इधर जब सभी जगह पे ढूंढने के बावजूद भी उन्हें जहाँ केट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। वहीं जेस जब उसे बार बार फोन करने लगती है तो हैना जब उसका कॉल पिकअप करके उसकी परेशानी के बारे में पूछती है तो वो जहाँ उसे वीडियो सेंड करते हुए उसे सारी बात बता देती है। वहीं हैना जब उसे इस केस से दूर रहने को बोलती है तो जेस के नाम मानने की वजह से हैना जहाँ उसे डराने के लिए जब बताती है कि यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है तो जेस जब इस केस के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करती है तो हैना के ना बताने की वजह से वो जहाँ अपने बहन पे गुस्सा होते हुए अपने बातचीत को खत्म करते हुए जॉर्ज के पास जाने का फैसला करती है। वहीं हैना जब मैथ्यू के पास पहुंचकर उसको वीडियो दिखाने के बाद जब उससे पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो कभी भी उसके ऑफिस नहीं गया है और ना ही कोई आइडिया है कि सरकार के लोग उसके ऑफिस को क्यों खाली कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब नीचे अमेरिका एम्बेसी का CIA चीफ माइक जब जॉन के पास आकर उसकी छानबीन करने की वजह से या मैडलिन के साथ उसके रिश्ते की वजह से जॉन से जब उसकी बहस होने लगती है तो मैडलिन के आने पर जहाँ उनकी बातचीत खत्म हो जाती है। वहीं जब जॉन का आदमी उसे फाइल ला कर देता है तो मैडलिन को जहाँ पता चल जाता है कि उसने वर्ल्ड पैसिफिक मेडिसिन की ऑफिस को खाली करवाया है। वहीं जब वो जेस की फोटो को दिखाकर उसके बारे में पूछती है तो उन दोनों को उसके बारे में आइडिया नहीं होता है कि वो कौन है। जिसके बाद मैडलिन उसे वार्निंग देकर जब माइक के पास पहुंचती है तो वो जहाँ उसे सैन जाओ की पूरी डिटेल देता है। वहीं इधर जब सभी लोगों को कीट कहीं पर भी नहीं मिलती है तो वो लोग जहाँ लगेज एरिया में ढूंढने का फैसला करते हैं। जिसके बाद कॉकपिट से अंदर जाकर टॉनी जब उसे ढूंढने लगता है तो मैथ्यू दूसरी तरफ उनके ना होने की वजह से स्टीवन के फोन को खोलने में कामयाब हो जाता है। वहीं इधर जब देर हो जाने के बावजूद भी टॉनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हैना जहाँ नीचे उतर कर उसको खोजने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ जब जेस जॉर्ज के घर पे पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए जब ये बताती है कि वो मैथ्यू के कहने पर यहाँ पे आई है तो जॉर्ज जहाँ उसे पहले अंदर लेता है, फिर दरवाजा बंद करने से पहले ये जानता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर जब जेस को अंदर ले जाकर उसे कोट उतारने को बोलता है तो जेस के पर्स रखने के साथ ही उसके पूछने पर जब वो उसे बताता है कि मैथ्यू यहाँ पर कभी भी नहीं आया है तो जेस जब उसे समझाने लगती है कि वो एक रिपोर्टर है। वहीं उनके घर के बाहर एक शूटर आकर उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वहीं अंदर जब जॉर्ज को ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक वाकई रिपोर्टर है तो जेस जहाँ उसे पूछताछ करते हुए जब पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उसके ऑफिस को सरकार के लोग क्यों खाली कर रहे थे तो जेस जब वीडियो को देखता है तो वो जहाँ समझ जाता है कि वो लोग खतरे में है। वहीं इसी बीच मैथ्यू जब अपने सीट पे आकर फेस पासवर्ड को अपडेट करने की कोशिश करता है तो टिप्पणी के गुजरने की वजह से जहाँ उसे अपने मोबाइल को सीट के नीचे फेंकना पड़ता है। वहीं उसके जाने के बाद जब वो उठाने की कोशिश करता है तो उसकी चोट से जब खून बहने लगता है तो वो जहाँ अपने सीट से उठकर ड्रेसिंग करते हुए जहाँ पासवर्ड को अपडेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब हैना उसे खोजते हुए अंदर जाती है तो उसे टॉनी तो मिल जाता है लेकिन केट का कहीं पे भी पता नहीं चलता है तो वो लोग जहाँ बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वहीं मैथ्यू जब अपने पासवर्ड को अपडेट करके जॉर्ज को फोन लगाने वाला ही होता है कि हैना के वहाँ पे दस्तक देने की वजह से जहाँ उसे फोन छुपाना पड़ता है। वहीं जब वो उसे बताती है कि केट का स्टोरेज एरिया में भी नहीं पता चला है तो दोनों जहाँ अलग अलग होकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। तो जब मैथ्यू उसे ढूंढने के लिए नीचे जाने का फैसला करता है तो रास्ते में जब एक यात्री बियर
ना मिलने की वजह से टिप्पणी के ऊपर भड़क रहा होता है तो मैथ्यू के पूछने पर जब उसे पता चलता है कि बियर एलिवेटर जाम हो गया है, तो जब मैथ्यू उसकी मदद करने के लिए चेक करने के लिए जाता है तो उसे जब केट की सीट को देखकर शक होने लगता है तो वो जहाँ टिप्पणी से टोनी और हैना को नीचे भेजने को बोलता है, वहीं जब वो नीचे जाकर एलिवेटर को चेक करता है तो एलिवेटर जब नीचे से भी नहीं खुलता है तो वो जब सामान ढूंढने के बाद उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसे नीचे जाते वक्त जहाँ खून नजर आ जाता है, वहीं टोनी और हैना भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिसके बाद उसी के प्लेट से जब उसे खोलता है तो जब मैथ्यू उसकी लाश को देखकर घबरा जाता है तो हैना उसको समझाने के बाद जब टोनी से पूछती है कि क्या वो उसे अभी भी कातिल लग रहा है, तो टोनी के हामी भरने पर जब मैथ्यू उसके ऊपर गुस्सा होकर जब सर जॉर्ज को फोन लगाता है तो वो जब उसकी बातें सुनकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सैन जाओ ने उसे जरूर कुछ दिया है। तभी वो लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ पे पहुंचकर उनके पूछने पर जब वो उसे बताता है कि वो सर जॉर्ज से बात कर रहा था, तो टोनी जब उसका फोन छीनकर जॉर्ज से बातचीत करने की कोशिश करता है तो बैटरी खत्म हो जाने की वजह से जहाँ उनकी बातचीत खत्म हो जाती है, वहीं हैना जब उसकी तलाशी लेने के बाद उसके ऊपर जासूस होने का इल्जाम लगाती है तो वो जब सभी की मौतों को गिनाकर समझाने की कोशिश करता है कि वो बस जॉर्ज से बातचीत करके मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, तो हैना को जहाँ उसकी बातों पे विश्वास हो जाता है, वहीं टोनी उसके ऊपर बंदूक तानते हुए जब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो हैना के रोकने पर जहाँ बंदूक की नोक उसकी तरफ मुड़ जाती है, लेकिन जब रैन आकर बताता है कि कैप्टन टोनी को बुला रहे हैं तो हैना जहाँ मैथ्यू को अपनी सीट पे जाने को बोलती है, वहीं टोनी को वार्निंग देती है कि अगर उसने दोबारा उसके ऊपर गन तानी तो वो कभी भी बंदूक को पकड़ने के लायक नहीं रहेगा। वहीं नीचे जब शूटर को मारने का ऑर्डर मिल जाता है तो उसकी स्नाइपर गन की लाइट की पॉइंट होने की वजह से जेस जब जॉर्ज को बताती है तो जॉर्ज को जहाँ गोली लग चुकी होती है, वहीं वो जेस से फोन लेकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। फिर उसके फोन को फेंकने के बाद जब वो इस माहौल में भी पूरी तरह से शांत रहता है तो जेस को पूछने पर जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक जासूस रह चुका है, तो जब जॉर्ज लाइट को बंद करता है तो शूटर जब नाइट विजन को जलाकर उन्हें ढूंढने लगता है तो जॉर्ज के फिर से लाइट ऑन करने पर उसकी आंखें जहाँ चौधिया जाती हैं, वहीं वो लोग इस चीज का फायदा उठाते हुए उस रूम से निकल जाते हैं। फिर जब चुप से छुपाते हुए वो लोग एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं तो जेस के पूछने पर वो उसे बताता है कि एंग्लो चाइना न्यूक्लियर डील को कोई ना कोई रोकना चाहता है, जिसके बाद जॉन जॉर्ज अपनी कार की लोकेशन बताकर उसे यहाँ से भागने को बोलता है तो फिर जब जॉर्ज का लगभग काम तमाम करके जेस को ढूंढने की कोशिश करता है तो पुलिस के सायरन सुनाई देने की वजह से उसे जहाँ जाना पड़ता है, वहीं जेस जब उसे बताती है कि पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है, वो ठीक हो सकता है, तो जॉर्ज उसे मना करते हुए बताता है कि वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती है। साथ ही उसे जाने से पहले ये भी बताता है कि उसे मैथ्यू को बताना है कि सैन जाओ ने उसे कुछ न कुछ जरूर दिया था। तो जेस जहाँ उसकी बात को मानकर वहाँ से निकल जाती है, वहीं इधर जहाँ हैना मैडलिन को केट के बारे में बताने के बाद जब केट की डेड बॉडी को मैथ्यू से चेक करवाती है तो उसकी भी उंगलियां जहाँ टूटी हुई मिलती है। वहीं जब मैथ्यू उसके घाव को सही से चेक करता है तो उसे किसी स्टार सेफ हथियार से मारा गया होता है, लेकिन जब ऊपर हो रही मौतों की वजह से सारे पैसेंजर घबराने लगते हैं तो कैप्टन टोनी और हैना को बुलाकर उन दोनों से बातें करने के बाद ये फैसला लेते हैं कि उन लोगों को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ मैडलिन को जेस के बारे में सारी हकीकत मालूम चल जाती है, साथ ही उसे रूस से ये भी पता चलता है कि MI6 के ब्लाइंड साइड ऑपरेशन में जॉर्ज की कंपनी के लोगों का एक कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन डॉक्टरों को इसके बारे में नहीं मालूम था। साथ ही इसकी मंजूरी जॉन टेनेट ने दी थी। तो जब मैडलिन उसके पास जाकर उससे पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो न्यूक्लियर डील की वजह से उनका इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो लोग पूरी तरह से क्लियर हो सके कि चाइना कोई भी उनके साथ गद्दारी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब पोलो सभी की तलाशी ले रहे होते हैं तो मैथ्यू जब हैना को समझाने की कोशिश करता है कि
उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉर्ज से बातचीत करनी पड़ेगी। तो हैना जा अपने फोन को देकर उससे बात करने को बोलती है। तो जब मैथ्यू जॉर्ज को फोन करता है तो जेस के पिकअप करने पर जहाँ वो उसे बता देती है कि जॉर्ज मारा जा चुका है। वहीं मैथ्यू हैना को अपने पास बुलाकर जब उससे बात करवाता है तो जेस जा उसे अपनी सारी कहानी बता देती है। तो हैना जा उसे घर पे जाने को बोलकर साइमन को वहाँ पे भेजने का प्रॉमिस करती है। तो जेस जा उसे जाने से पहले ये बता देती है कि मैथ्यू के पास कोई न कोई चीज जरूर है। वहीं दूसरी तरफ जब मैडलिन को क्रिस की बॉडी मिलती है तो उसे भी बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया होता है। तो इधर जब जेस अपने घर पे पहुंच जाती है तो शूटर जा उसके घर पे पहुंचकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगता है। वहीं जब साइमन वहां पे पहुंचकर उसके माता पिता को समझाने के बाद जब उसे एक सेफ लोकेशन पे ले जा रहा होता है तो शूटर जा उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी MI5 के लोग वहाँ पे आकर उसे ले जाते हैं। तो जब साइमन से हैना को इस बारे में पता चलता है तो वो जहाँ मैडलिन से चैट करते हुए इस बारे में कंफर्म करती है। वही जब मैथ्यू उससे बातचीत करते हुए उसका ध्यान जब अपने चोट के ऊपर जाता है तो वो हैना की हेल्प लेते हुए जब उसे चेक करवाता है तो उसे जहाँ उनके अंदर एक नैनो सिम मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब मैडलिन जेस से पूछताछ करते हुए जॉर्ज के ऑफिस को ब्रेक करने का आरोप लगाती है तो जेस वीडियो को दिखाकर जब उसे बताती है कि उसने नहीं बल्कि उसके आदमियों ने जॉर्ज के ऑफिस को ब्रेक किया है। तो जब मैडलिन इस बात को जानने के बाद जॉन के ऊपर भड़क जाती है तो वो उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो जॉर्ज के ऑफिस के डॉक्यूमेंट को खत्म करके चाइना के सारे कनेक्शन को खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी रूथ आकर जब उसे बताती है कि हैना को की दी हुई चीज मिल गई है तो मैडलिन जहाँ हैना से बातचीत करते हुए लैपटॉप से जहाँ सिम को कनेक्ट करने को बोलती है। तो हैना जब लैपटॉप को ले आकर सिम को कनेक्ट करते हुए जब फाइल को ट्रांसफर करने लगती है तो टोनी के इन्फॉर्म करने की वजह से जहाँ फॉक्स वाईफाई के तारों को तोड़ डालता है तो कनेक्शन टूट जाने की वजह से जहाँ फाइल ट्रांसफर नहीं हो पाती है। वहीं जब रेन के आने की वजह से उन्हें पता चलता है कि वाईफाई बंद हो चुका है तो को पायलट वो नीचे जाकर चेक करता है तो उसे हकीकत मालूम चलती है। तो जब वो आकर ऊपर उन्हें बताता है तो उन्हें जहाँ नीचे किसी के होने का शक होने लगता है। वहीं वो इस बात को जानने के बाद प्लेन टर्बुलेंस के राज को भी उनके सामने रख देता है। तो हैना जहाँ इस बात को जानने के बाद कैप्टन के ऊपर बरस पड़ती है। Shame on you. जिसके बाद टोनी और हैना नीचे जाकर उसको ढूंढने का फैसला करते हैं। तो टोनी कुछ दूर आगे जाने के बाद जब चिल्लाते हुए उसे सामने आने को बोलता है तो उसके सामने दस्तक देने के बाद जब हैना उसे रोकने की कोशिश करती है तो टोनी जहाँ उसे अपना असली चेहरा दिखाते हुए उसे जहाँ सिम कार्ड को लाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्लेन हिलने की वजह से मैथ्यू का ध्यान पेचों के ऊपर जाता है तो मैथ्यू कार्ड को निकालकर जब नीचे चेक करने के लिए जाता है तो पेज के खुलने की वजह से जहाँ वो समझ जाता है कि कोई दूसरी तरफ से अंदर आ रहा है तो वो सारे पर्दों को बंद करते हुए जहाँ गेट के पास जाकर छुप जाता है। वहीं जब फॉक्स किसी के ना होने की वजह से ऊपर निकल जाता है तो मैथ्यू जब उसको खोलकर अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात जहाँ टोनी और हैना से हो जाती है। वहीं जब टोनी उसे धमका कर सिम मांगता है तो वो जहाँ उसे देने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं इसी बीच जब फॉक्स को सिम नहीं मिलती है तो रेन को धमकाने पर जहाँ पता चल जाता है कि मैथ्यू नीचे गया है तो फॉक्स जहाँ वापस लौटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मैथ्यू सिम को पकड़ाता है तो जब गोली की आवाज़ कैप्टन तक पहुंचती है तो वो जहाँ नीचे जाने का फैसला करते हैं। वहीं इधर जब मैथ्यू गन को उठाकर उसके ऊपर तान देता है तो हैना जहाँ मैथ्यू से गन लेकर उसके ऊपर तानते हुए जब सिम को मांगती है तो हैना के मारने की वजह से उसके दांत के अंदर रखा हुआ साइनाइड फूट पड़ता है तो वो जहाँ तड़प कर मरने लगता है। वहीं जब वो मरते वक्त हैना को विंग ई बुलाता है तो मैथ्यू को जहाँ बैग के बारे में याद आ जाता है। वहीं मैथ्यू अंदर जाकर जब उन्हें बैग को दिखाता है तो
रेन जहाँ उस बैग को देखकर कंफर्म करता है कि ये टिफनी का बैग है। तो कैप्टन जब उसे बुलवाता है तो हैना के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसके अंदर अमेरिकन बॉन्ड्स रखे हुए हैं। लेकिन जब हैना उसको खोलती है तो उसमें जहाँ बहुत सारे पैसे और फर्जी नामों से बहुत सारे पासपोर्ट मिलते हैं, तो उसके पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने ये काम सिर्फ पैसों के लिए किया है। Do you know what you've done to me? तो जब हैना का गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ता है तो मैथ्यू के रोकने की वजह से जहाँ हैना अपने कदम को पीछे खींच लेती है, वहीं कैप्टन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे ऊपर भगा देते हैं। जिसके बाद जब मैथ्यू और हैना उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस सिचुएशन में किसी भी सूरत में चाइना वापस नहीं जा सकते हैं, तो कैप्टन जब उसे मना करते हुए बताते हैं कि वो चाहकर भी इस प्लेन को मुड़ा नहीं सकते हैं, नहीं तो उनकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। तो हैना जहाँ इस बात को जानने के बाद दूसरा प्लान बनाते हुए जहाँ उनकी मदद लेते हुए कॉकपिट के अंदर के दरवाजे को खोलने को बोलती है। तो कैप्टन जहाँ उसकी बात को मानकर और कॉकपिट के अंदर पहुंचकर वो का ध्यान भटकाने के बाद जहाँ उस दरवाजे को खोल डालते हैं, वहीं हैना मैथ्यू के साथ अंदर घुसने के बाद उनके ऊपर बंदूक तानते हुए प्लेन को मुड़वाती है। वहीं दूसरी तरफ जब नीचे माइक मेडलिन को फोन करके जब बताता है कि जॉन ने उसे बताया है कि सैनजाओ की चीज उसे मिल गई है, तो मेडलिन का शक जहाँ उसके ऊपर गहराने लगता है। तभी रूथ जब आकर उसे बताती है कि हैना ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। तो मेडलिन जब कॉकपिट के थ्रू उससे बातचीत करती है तो उसे जहाँ सारी कहानी मालूम चल जाती है। लेकिन तभी प्लेन हाईजैक की वजह से जब प्राइम मिनिस्टर जॉन के पास फोन करके उससे बात करती है तो मेडलिन के MI6 के कारनामे के बारे में बताने के बावजूद भी वो जॉन को MI5 का पूरा कंट्रोल देकर उसे जॉन नौकरी से निकाल देती है। तो मेडलिन जॉन रूथ की मदद लेती हुए और उसके मोबाइल और कार को लेने के बाद जेस को MI5 से लेकर निकल जाती है। वहीं जब जॉन को इस बारे में मालूम चलता है तो वो जॉन उन लोगों से उसके बारे में पता करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ मेडलिन माइक को सारी बातें बताकर उसे बताती है कि वो हैना को वहाँ पे लेकर आएगी ताकि वो लोग पता कर सकते हैं कि आखिर जॉन उससे क्या छुपा रहा है। तो माइक जहाँ उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन हम उसके साथ में उसी शूटर को बैठे हुए देखते हैं जिसने जॉर्ज को मारा था। फिर कहानी जब फ्लैशबैक में जाती है तो वहाँ पे पता चलता है कि मैथ्यू के क्लब छोड़ने के बाद वो लोग सैनजाओ का पीछा करते हुए जब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में छेड़छाड़ करते हुए इंग्लैंड और चाइना की डील को तोड़ना चाहता था। लेकिन सैनजाओ इस बात को जानने के बाद वो चाइना की प्रोग्रामिंग कोड को और उनके चेंजेस किए हुए कोड को दोनों को ब्रिटेन भेजकर उनका पर्दाफाश करना चाहती थी। लेकिन जब वो लोग सैनजाओ से पूछते हैं तो उसके ना बताने पर उसका आदमी जा उसे मार डालता है। जिसके बाद जब वो लोग होटल पहुंचकर मैथ्यू के बारे में जानते हैं कि वो प्लेन पकड़कर लंदन चला गया है, तो वो लोग सैनजाओ की लाश को प्लांट करते हुए उसे फंसाते हैं। फिर जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो जॉन जहाँ रनवे पर पहुंचकर प्लेन के आने का इंतजार करने लगता है। वहीं मेडलिन माइक की मदद से प्लेन को दूसरे रनवे पर उतरवाती है। तो जब जॉन को इस बारे में पता चलता है तो वो जहाँ दूसरे रनवे पे पहुंचने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्लेन लैंड होता है तो मेडलिन वहाँ पे पहुंचकर जेस की मदद लेते हुए जहाँ उन लोगों को अपने साथ ले जाती है। वहीं जब जॉन वहाँ पे पहुंचकर इस बात को जानता है तो ऑफिस पहुंचने के बाद जब उसे रूथ की कार के बारे में मालूम चलता है तो वो जहाँ जल्द से जल्द उनकी लोकेशन ढूंढने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग US एम्बेसी में पहुंचते हैं तो माइक उनका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। फिर सभी को जहाँ एक कमरे में ले जाकर उनको आराम करने को बोलता है। वहीं मेडलिन को अपने ऑफिस ले जाकर पप्पियां और झप्पियां देने के बाद जब उससे नैनो सिम मांग कर रीड करवाने को बोलता है तो मेडलिन के नैनो सिम के बारे में ना बताने की वजह से जहाँ उसे शक होने लगता है। वहीं जब वो उसको बताती है कि नैनो सिम हैना के पास है तो वो जहाँ उससे काम का बहाना बनाकर अपने साथी को किसी भी कीमत पे सिम हासिल करने को बोलता है तो उसकी साथी उनके पास पहुंचकर और कॉफी बनाते हुए जब उनको सर्व करने लगती है तो मैथ्यू जहाँ उसे देखकर पहचान जाता है तो उसके पूछने पर जहाँ वो इनकार कर देती है। वहीं हैना जब मेडलिन के बारे में पूछती है तो वो ये कहकर बाहर चली जाती है कि वो उसके बारे में पता करने के लिए जा रही है। I wouldn't drink that. फिर जब गेट बंद होने की वजह से शक होने लगता है तो उनके आने पर बेहोशी का बहाना बनाकर जब वो लोग उसे चेक करने लगते हैं तो
मेडलिन भी अपना हाथ साफ करने के बाद जब उन्हें समझाकर सबसे पहले नीचे जाती है तो उसका सामना जहाँ माइक से हो जाता है, वहीं माइक उससे बातचीत करते हुए समझ जाता है कि उसने नैनो सिम के बारे में नहीं बताया था। फिर जब हैना मैथ्यू और जेस को लेकर वहाँ से गुजरती है तो माइक के रोकने की वजह से जब दोनों के हाथ अपनी अपनी गन के ऊपर चले जाते हैं तो जेस जहाँ अपना दाव खेलते हुए एक दूसरी सिम निकाल कर और उसे तोड़ने के बाद फेंक देती है। तो सिम टूटने की वजह से या उसके पानी की वजह से माइक जहाँ उन्हें जाने देता है, वहीं जब वो टूटी सिम को लेकर अपने साथी को देता है तो चाइनीज सिम ना होने की वजह से उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ जब मेडली एक जगह पे पहुंचकर सिम को लैपटॉप से कनेक्ट करती है तो जहां सभी लोगों को फाइल के राज के बारे में पता चल जाता है, साथ ही ये भी पता चलता है कि अगर वो लोग अमेरिकन कोड को इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग कहीं से भी न्यूक्लियर आर्क रिएक्टर को ट्रिगर करके इसका सारा ब्लेम चाइनीज के ऊपर डाल सकते हैं। जिसके बाद जब मैथ्यू उनसे पूछता है कि आखिर इस चीज को जानने के बाद माइक का क्या होने वाला है, तो मेडलिन जब उसे बताती है कि वो अपने जॉब को खो सकता है, उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो सकता है। His career. मैथ्यू जब उसे समझाता है कि उसकी वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग मरते मरते बचे हैं, तो मेडलिन जहाँ उनके दर्द को समझते हुए मिनिस्टर टैंक को फोन लगाकर जहाँ उसको तैयार रहने को बोलती है, वहीं उनका माइक से पीछा करवाते हुए उसको चाइनीज एम्बेसी तक ले जाते हैं। तो जब माइक उनकी जाल में फंसते हुए उनके ऊपर बंदूक तानकर जब उनसे सिम मांगने की कोशिश करता है तो मैथ्यू जहाँ उसे बताता है कि सिम उसके पास नहीं है बल्कि मेडलिन के पास है। तो माइक को जहाँ अपनी दूसरी गलती का एहसास होता है, वहीं मैथ्यू उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कबूल करवा लेता है कि उसी की वजह से सारे कत्ल हुए हैं। तो जब मेडलिन आकर उसे बताती है कि उसका सारा खेल अब खत्म हो चुका है, तो माइक अपनी आखिरी गलती करते हुए जिसके बाद चाइनीज आर्मी जहाँ उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहीं जब टैंक मेडलिन से जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो नैनो सिम कहाँ पे है, तो मेडलिन उसे बताती है कि उसे तो अमेरिकन एम्बेसी में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जहाँ टाइम पे एम्बुलेंस पहुंच जाने की वजह से मैथ्यू की जान बच जाती है। वहीं मेडलिन न्यूक्लियर की खबर को दबाने को कहकर ब्लाइंड साइड की रिपोर्ट देते हुए उसे जहाँ MI6 को एक्सपोज करने को बोलती है, जिसकी वजह से जहाँ उसको अपनी जॉब वापस मिल जाती है। वहीं जॉन को MI5 का कार्यभार छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद जब न्यूज आर्टिकल अखबार के पहले पन्ने पे छपता है तो उसको सभी को दिखाने के साथ ही जहाँ ये सीजन खत्म हो जाता है। वहीं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।